टेक स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। मौर्य काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो किए जाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सबका। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सबसे पहले जो है भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। उससे पहले क्या था, भारत कई टुकड़ों में विभक्त था। 16 महाजनपद वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो की गई वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश यहाँ पर जो है वो मौर्य राजवंश है। ठीक, गुप्ता, वर्धन, कुषाण सब जो है बाद में आते हैं। देखिए विकल्प मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व है। ठीक, और इसके बाद ही कुषाण गुप्त वंश तो 275 से 550 चलता है। कुषाण वंश आपका जो है गुप्ता के बाद आएगा और वर्धन वंश भी उसी के बाद आता है। लेकिन जो है आपका ईसा पूर्व में आपका मौर्य वंश चलता है। अगर हर्यक वंश यहाँ देते तो हर्यक वंश सबसे पुराना होता है, क्योंकि मौर्य के पहले हर्यक वंश आया है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखदत्त मुद्रा राक्षस में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोकोटस कहा गया है? तो सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है या चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, समुद्रगुप्त, ये सब गुप्ता पीरियड के हैं। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है, सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। ठीक, सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। सेंडोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? जस्टिन के द्वारा किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक, चाणक्य जो है प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, थ्योरी उसमें पूरी पढ़ाई गई है। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में। इसी पुस्तक के उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। कई विद्वान ऐसा भी मानते हैं। फिलहाल जो है चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो आपके शासन के सिद्धांतों पर संबंधित बुक है। ठीक, यहाँ पर विदेश नीति, ठीक, आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ये सारे हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्योंकि शासन से संबंधित ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत भी दिए गए हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या इसी में मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। बस यूपीपीसीएस मेंस में आया है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग जो होता है वो मित्र होता है। ठीक, पहला अंग कौन सा होता है? राजा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक जो नीतियाँ हैं उस पर जो है ज़्यादा प्रभाव डाला गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस जो था वो बिंदुसार के समय आया था। ठीक, बिंदुसार के समय भारत आया था। और किसने भेजा था? एंटियोकस, सीरिया के राजा थे, उन्होंने भेजा था। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बुद्ध घोष की जो है समंत पासादिका में इसका वर्णन मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में जो महल था चंद्रगुप्त का वो लकड़ी का बना था। कभी भी ईंट और पत्थर या मिट्टी मत बता देना, लकड़ी का बना था। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप है। बुलंदीबाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका बिहार के पाटलिपुत्र में पड़ता है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्भरहार स्थल से पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था किस चीज़ का? पाटलिपुत्र का था। यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं लकड़ी के। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो सबसे पहले जो दक्कन की विजय की है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से भी जानकारी मिलती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की है। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध थी। वो ज़्यादा अपना भोग विलास में तृप्त रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं होती थी लड़ाई झगड़ा से, एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने सबसे पहली बार जीते थे? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक हो गया था। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती यानी उज्जैन वाला क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान में पड़ता है वहाँ से लेकर कर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर के दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक था। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा साम्राज्य था, अंग्रेजों से बड़ा साम्राज्य था। अभिलेख में जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो किससे प्रमाणित होता है? ये आपका ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है। और देख लीजिए 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है पश्चिम भारत का भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। भाई काम करवा रहे हैं उनके जो है सेनापति लोग, तो फिर जाहिर सी बात है उनका वहाँ पर अधिकार था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। यहाँ थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन है, तो थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र संबंधित देखिए। यहाँ ये आपका हिंदू कुश पर्वत से लेकर के बंगाल की खाड़ी और यहाँ मैसूर कर्नाटक से लेकर के हिमालय तक का क्षेत्र है, ये आपका अशोक का क्षेत्र है। ठीक, अशोक के शासनकाल का क्षेत्र है। तो अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में ठीक उक्त मानचित्र जो है अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है, और अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। असम और सुदूर दक्षिण जो एकदम दक्षिण वाला क्षेत्र है, देख सकते हैं आप, एकदम दक्षिण वाला छोटा हुआ है ये, और सारा क्षेत्र और असम का क्षेत्र छोटा था बस। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी, क्योंकि अशोक ने जो है धम्म अपना लिया था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसा नैतिक नियम था जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किया गया था। सहिष्णुता, उदारता, करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, तो देख ही चुके हैं इतना बड़ा साम्राज्य था उनका। असम का क्षेत्र नहीं था और सुदूर दक्षिण का भी क्षेत्र नहीं था। 30 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो अशोक का जो दूसरा अभिलेख है ना, उसी में जो है दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख होता है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये भी याद रखिएगा, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता एवं लोक उपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। यह न केवल मानव वरना संपूर्ण पहाड़ी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध तक पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोक हित के लिए छायादार वृत्त, धर्मशालाएं बनवाई एवं कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण भी करवाया था। 32 नंबर क्वेश्चन आरएस में आया हुआ है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण क्या है? देव नाम प्रियदर्शी। ठीक, अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक होता है। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे
देव नाम प्रियदर्शी, देवांश प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो जो सिंघली अनुश्रुतियाँ हैं उसमें दीपवंश और महावंश में इसका उल्लेख मिलता है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं, सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मौगलीपुत्र ने की थी और ये बौद्ध भिक्षु थे। 34 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो ये आपके पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। ये तृतीय बौद्ध संगति थी, मौगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो देखिए अशोक थे और इनका जो पौत्र दशरथ था वो भी था। चंद्रगुप्त तो जैन धर्म के अनुयायी थे और बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे। ठीक, मक्खली गोसाल जिसके वो हैं। तो 2 और 4 आपके हो जाएंगे बस। अशोक, उसका पौत्र दशरथ। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रज्जुक क्या थे? तो रज्जुक जो होते थे वो मौर्य शासन में अधिकारी होते थे। मौर्य शासन में अधिकारी का पद जो होता था वो रज्जुक नाम से जाना जाता था। अशोक के शिलालेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसे कि आज के आपके डीएम होते हैं उसी तरीके से होते थे। सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह जो कहते थे व्यापारियों की काफिले को कहा जाता था। मौर्य काल में जो व्यापारियों का काफिला होता था। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहिक नहीं था। ठीक, प्रादेशिक, युक्त और रज्जुक होते थे। ठीक, अशोक के लेखों में जो है इनका वर्णन मिलता है। युक्त जो होते थे जिले के अधिकारी होते थे और राजस्व वसूल करते थे। रज्जुक केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे पहले, लेकिन बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हो गया तो एक जिलाधिकारी टाइप के हो जाते थे। प्रादेशिक या मंडल का प्रधान होता था, यह वर्तमान संभागीय आयुक्त की तरह होता था। मंडल प्रधान, ठीक, कई जिलों का एक मंडल होता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हो जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया है। ठीक, और ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची का स्तूप सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका निर्माण अशोक ने ही करवाया था और इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण कराया गया है। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। भरहुत भी आपके मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कर्निंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है। इसकी खोज जो है आपके कर्लिन मैकेंजी ने की थी। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। ठीक, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? तो सांची का प्राचीन नाम जो है काकड़ाम भी है। ठीक, सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करना है। कौशाम्बी में कौन सा जो आपका स्मारक या स्तूप मिलता है? तो कौशाम्बी में घोषिताराम मठ मिलता है और कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। सारनाथ में आप सभी को पता है धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में आपका सहेत महेत है। तो आपका ए का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का 3। 2-3 आपका किस में मिल रहा है? 2-3 आपका सी में मिल रहा है। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो देखिए गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर। सबसे पहले तो वो आपके लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी जहाँ की भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी के बाद वो आते हैं आपके कपिलवस्तु। तो दूसरा जो है सेकंड नंबर पे हो जाएगा। कपिलवस्तु के बाद वो गया जाते हैं और गया के बाद में सारनाथ जाते हैं और सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था। फिर कुशीनगर जहाँ उनका प्राण त्याग हुआ था और फिर अंत में वो श्रावस्ती जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले वो लुम्बिनी जाते हैं। तो लुम्बिनी 4 नंबर पे हो जाएगा, 2 ही में है। उसके बाद में लुम्बिनी के बाद वो कहाँ जाते हैं? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो है आपका 2 नंबर पे है। तो ये डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी जाते हैं, लुम्बिनी के बाद में कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद गया, गया के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद कुशीनगर, उसके बाद में श्रावस्ती। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वो आपकी प्राकृत भाषा है, ना कि संस्कृत, पाली, हिंदी नहीं। प्राकृत भाषा का उल्लेख मिलता है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लीफ में लिखा गया? तो खरोष्टी लीफ में जो लिखा गया अभिलेख है शहबाजगढ़ी का अभिलेख है जो खरोष्टी लीफ में लिखा गया। खरोष्टी लीफ जो होती है वो आपकी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लीफ आपकी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, याद रखिएगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। जाहिर सी बात है, अशोक के जो शिलालेख मिले वो प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है?
तो ये आपके पत्थरों की पट्टियों पर किया गया है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने अशोक के अभिलेखों का पढ़ने का श्रेय हासिल किया है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। ठीक, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? फिर वही क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये भी आपके जेम्स प्रिंसेप है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया, क्योंकि उसी ने सबसे पहले पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे तो खरोष्टी लिपि में थे। जो आपके उत्तर पश्चिम भाग में है, ये आपका उत्तर पश्चिम जो भी आपका क्षेत्र पड़ता है वहाँ खरोष्टी लिपि में इनके ज़्यादातर अभिलेख हैं। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा दो अभिलेख ऐसे मिलते हैं जो ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी लिपि में, और लगभग जो है वो आपके अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, लेकिन ये दोनों खरोष्टी लिपि में है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो आपका अनुराधापुर है। अनुराधापुर में प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पेपरहोवा, सोहगोरा और महास्थान। 57 नंबर क्वेश्चन है, IAS में आया क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये आपकी खरोष्टी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो इनका अभिलेख मिला है वो आपकी खरोष्टी लिपि पर लिखा गया अभिलेख है। और सबसे पुराना जो ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिलता है अशोक का, वो आपके अनुराधापुर श्रीलंका से मिलता है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि आपकी लिखी जाती है। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख मिलता है उसमें प्रियदर्शी नाम इनका मिलता है। ठीक, प्रियदर्शी देवनाम, प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय। ठीक, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये ज़्यादातर प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में है? तो ये आपके अशोक का है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो पहला है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, एकदम सही बात है। ये अखंड है, ठीक, ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका जो है अलग अलग सिस्टम है पूरा, ये पृथक रचनाएं हैं इसलिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राडियो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेख मिलता है? तो एक कंगन हल्ली जो आपका अभिलेख है उसमें जो है ऐसा उल्लेख मिलता है, राडियो अशोक, राजा अशोक का नाम मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है और यहाँ पर सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे राडियो अशोक, राजा अशोक लिखा गया। मतलब एक पत्थर है, उस पर जो है अशोक और उनकी रानी के साथ एक चित्र है और उसमें नीचे लिखा है राजा राडियो अशोक। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, कुडेमुलम में मिलता है। ठीक, ये 4 अभिलेख हैं और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अशोक के इतिहास में हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो मास्की का जो लघु लेख है उसमें पता चलता है। गुर्जरा और नेत्तूर, उडेगोलम में भी मिलता है। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम नामोल्लेख हुआ है? मतलब अशोक का नाम अशोक मिला है। तो गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और गुडेमुलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक, अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अशोक का रुमनदेही जो स्तंभ लेख है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ रुमनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया और 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया। 68 नंबर क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। बी आपका सही हो जाएगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो स्वयं को मगध का सम्राट जो बताया वो भाब्रू स्तंभ में इन्होंने बताया है। डी आपका सही हो जाएगा। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कालसी प्रसिद्ध है, तो कालसी जो है स्तंभ लेख के लिए प्रसिद्ध है और अशोक के शिलालेख के लिए ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में, यहाँ से अशोक का शिलालेख मिलता है, इसलिए इसे कालसी ऐतिहासिक महत्व है। ठीक, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? तो कालसी से मिली है। डी आपका सही हो जाएगा और देहरादून में आपका पड़ता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। ये तो बहुत ही आम क्वेश्चन हो गया है। ठीक, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। और ये कलिंग जो घटना हुई थी ये आपके अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष घटित हुई, 261 ईसा पूर्व। ठीक, ये भी याद रखिएगा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है।
अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये शिलालेख 12वां शिलालेख जो है वो पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता से समर्पित अशोक का अभिलेख है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपित अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये आपके अशोक ने कहा था। और किस शिलालेख में कहा था? तो 12वें शिलालेख में कहा गया है। 76 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं, दूसरा और 13वां शिलालेख है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो ये आपका सातवाहन का नहीं उल्लेख मिलता है, चोल, पांड्य, सत्यगुप्त, इनका सबका उल्लेख मिलता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक था। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंत्योक, एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक था, तुर्मय या तुर्माय टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, अंतकिनी या एंटिगोनस गोनतास मैसिडोनिया या मकदोनिया का राजा था, और मग या साइरिन का शासक जो था अलेक्सुंदर अलेक्जेंडर एपायरस या एपीरस का राजा था। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के साथ सुदूर देशों जैसे सीरिया व मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? तो ये आपके मौर्य साम्राज्य से थे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश राजा के प्रति वफादारी बिल्कुल नहीं था, शांति एवं अहिंसा था, बड़ों का सम्मान था, धार्मिक सहनशीलता। तो ई आप लगा देंगे क्योंकि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक है। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचे मादे साधुवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव मधुरता, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। 82 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ठीक, तो पशुओं के वध पर जो रोक लगाई गई है वो अशोक के स्तंभ अभिलेख 5 में इसका उल्लेख मिलता है कि जो है अशोक ने पशु बलि पर, पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी। यहाँ आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में पॉज करके। और 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय शिलालेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये सोहगोरा ताम्रपात पे लिखा हुआ है और उसमें बताया गया कि खाद्यान्न को जो है स्टोर करके रखा जाए, यही मामला है। और ये गोरखपुर जिले से प्राप्त होता है। कौन सा? सोहगोरा ताम्रपात अभिलेख। बोगरा जिले बांग्लादेश से भी प्राप्त होता है। महास्थान अभिलेख, तो जो सोहगोरा है वो गोरखपुर से मिलता है, जो महास्थान अभिलेख है वो बांग्लादेश से मिलता है। कि रचना जो है अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है, उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्त्रोतों से होती है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक, जाहिर सी बात है जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी एकदम सही बात है। इसीलिए जो मतलब कलिंग जो था वो दक्षिण भारत में जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, इसीलिए अशोक ने इस पर आक्रमण किया और जीत लिया। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो ये सही बात है, धार्मिक आधार पर भू अनुदान ये लोग नहीं देते थे। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो ऐसा नहीं है, कृषकों ने कोई विद्रोह नहीं किया। तो ए जो है आपका सही हो जाएगा, परंतु आर गलत है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये आपके किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, क्योंकि इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और फिर इनके उसमें राजदूत को भेजा था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। और इंडिका नाम की पुस्तक भी मेगास्थनीज ने लिखी है। तो मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किसने किया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ऐसा वर्णन मिलता है कि मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 भागों में विभक्त किया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? तो 7 श्रेणियों में विभक्त किया है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लिखित होता है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो जो इंडिका है आपकी किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज कौन थे? आपके सेल्यूकस निकेटर के दूत थे, जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आए थे। तो इनकी इंडिका पुस्तक में पता चलता है कि भारत में दास्तां नहीं थी। ए बी में नहीं है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर किसने किया है? तो मेघास्थनीज की इंडिका में किया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था डायरेक्ट। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मेघास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है और इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। 94 नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो ये इंडिका है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मेघास्थनीज की इंडिका जो है इसका विवरण प्रस्तुत करती है। 96 नंबर क्वेश्चन है, मेघास्थनीज की पुस्तक का नाम? तो इंडिका है। ठीक, इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो मेघास्थनीज है। इंडिका का लेखक कौन है? मेघास्थनीज है। ठीक, बहुत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मेघास्थनीज ही हो जाएगा। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीकरण है वो मौर्य काल से जारी है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो किस चीज़ का विकास किया था ये आपको बताना है। संस्कृति, कला एवं साहित्य में बहुत ज़्यादा उन्होंने विकास किया, एकदम सही बात है। सोने के सिक्के उन्होंने जारी नहीं किए, कुषाण शासकों ने जारी किए थे। प्रांतीय विभाजन उन्होंने किया था और हिंदू कुश तक उनका साम्राज्य था, ये भी सही बात है। ACD आपका हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, भाग एवं बलि थे। तो भाग एवं बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। 103 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये आपका सीता अध्यक्ष होता था जो कि इसको एकत्रित करता था भूमि कर को। यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। जबकि अग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार के कर वसूलता था एवं अक्राध्यक्ष आकाराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो सीता यानी राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो यह आपका समाहर्ता जो होते थे वो राजस्व इकट्ठा करते थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो तौल माप के जो प्रभारी होते थे उन्हें पोतवा अध्यक्ष कहते थे, पोतवा अध्यक्ष। 107 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होते थे? तो ये आपके मार्ग निर्माण से संबंधित थे। देख लीजिए, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधा पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर जो है टेनिस स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव, इससे संबंधित थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। पंकोदक निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ठीक, क्या पंकोदक निरोधे ये कैसा था? सड़क पर कीचड़ अगर आप फैला रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला था। मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला को किसने बसाया था? तो माना जाता है कि भगवान भरत के जो पुत्र थे तक्ष, उनके नाम पर बसाया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन से? धर्मस्थेय थे आपके और कंटक शोधन थे। रज्जु क्या होते थे? जिलाधिकारी टाइप के अधिकारी होते थे। धर्म महामात्र धर्म से संबंधित होते थे। तो धर्मस्थेय और कंटक शोधन यहाँ पे क्या थे? न्यायालय मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था संबंधित थे। 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों एवं वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये मागध का व्यवसाय था। डी आपका आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, गांवों के शासन को स्वायत्तवासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये आपके द्रविड़ों ने किया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ऐसा जो है अर्थशास्त्र में दिया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा यानी जिसका पति मर गया वह विवाह नहीं कर सकती, ये लिखा हुआ है। ये तो गलत बात है वैसे। 115 नंबर क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? ब्रात्य क्षत्रियों का था। ठीक, ब्रात्य क्षत्रियों मतलब फालिन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था।
देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे मेघास्थनीज की, ये इंडिका लिखते हैं और इस चंद्रगुप्त मौर्य के समय आते हैं, मौर्य डायनेस्टी उस समय होती है। फहियान जो होते हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के समय आते हैं, तो ये आपके बाद में हो जाएंगे, मेघास्थनीज पहले हो जाएंगे, 3 आपका पहले हो जाएगा, 3 2 ही में पहले, इतना आप याद रखिए। उसके बाद में फहियान ही आएंगे क्योंकि गुप्ता पीरियड है। गुप्ता पीरियड के बाद में ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आते हैं, तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 आपका बी में दे रखा है। सिंह उनके बाद में आते हैं। बस एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ आपको मिलान करना है। प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए बी, यहाँ पर अशोक सी जो है, सी मतलब सी का पहला हो जाएगा। अब सी का पहला देख लो, इसमें सी का पहला एक ही में दे रखा है, तो आगे सोचने की जरूरत क्या है, सी ही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। देख लीजिए सी आपका आंसर हो रहा है, लेकिन फिर भी मिला लीजिए। अब सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? सेंड्रोकोटस आपका चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त। बस यही सारी चीज़ें हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था और इन्हीं की हत्या कर करके पुष्यमित्र शुंग जो है गद्दी पर बैठते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। एकदम सही बात है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कड़ु ने की थी और उसने राज सिंहासन हथिया ले। ये भी सही बात है। जो अंतिम जो होते हैं शुंग शासक देवभूति, उनकी हत्या वासुदेव कड़ु कर देते हैं, वहीं से कड़वंश पड़ जाता है। आंध्र ने कड़वंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था, ये भी सही बात है। तो बस तीनों सही हैं, इसमें कुछ सोचना विचारना है ही नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, आई इसमें आया है। 120 नंबर क्वेश्चन है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? महापद्मनंद को छुट्टी नहीं मिलती थी, उन्हें क्षत्रियों का संहार करना था। इन्हें अपरो परशुराम भी कहा जाता है, इसीलिए ठीक क्षत्रियों का विनाश ये करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने काम किया है, अशोक ने किया है, रुद्रदामन ने ऐसा काम नहीं किया है। तो आपका 2 और 3 हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। 121 नंबर क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें दोनों का जो है उल्लेख मिलता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ये आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए बराबर पहाड़ी कुल 4 गुफाएं, सही बात है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के। यही आपका सही आंसर हो जाएगा और सारी गलत, क्योंकि यही गलत लिखा हुआ है। 125 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो परखम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। मथुरा की मूर्तिकली का प्रादुर्भाव यहाँ से हुआ है, ठीक। देखिए 126 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको युग्मों का सही मिलान करना है। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड है, ठीक, बंदरगाह है, सही बात है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध यहाँ जो है पहला उपदेश देते हैं, ये भी सही बात है। राजगिरी लैंड कैपिटल ऑफ अशोक नहीं है, ठीक। और नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। तो 1 2 4 आपका सी आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद मौर्योत्तर काल आएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, ठीक। और जो भी वीडियो आपने पहले वाले नहीं देखी जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।